गाजा में अलग अलग घटनाओं में कम से कम 4 इजरायली आईडीएफ के सोल्जर्स मारे गए हैं, 30 के ऊपर घायल हैं। अप्रत्याशित घटना। और आपको यह बता दें कि यह जो घटना घटी है इसके बारे में इजरायली मीडिया ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। यह हिब्रू जो सोर्सेज हैं और हिब्रू अखबार भी नहीं, जो इजरायली सेटलर्स हैं जो गाजा से लगे हुए सेटलमेंट्स में रह रहे हैं और जो वहां से गाजा से जो रॉकेट हमास छोड़ता है उसको वो झेलते हैं, उसमें भी लगातार इजाफा हुआ है। उन लोगों की खबर है और ये चीज कंफर्म हुई है। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर के वीडियोस आ गए हैं सामने। हेलीकॉप्टर जो इजरायली वुंडेड को निकाल के बाहर ले जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया कि 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, 30 से ऊपर घायल हैं और उसमें से 11 की हालत गंभीर है। बल्कि जब मैं ये जस्ट वीडियो शुरू करने के पहले 6 इजरायली सोल्जर्स के मारे जाने की बात आई थी और उसमें कम से कम जो 9 हैं वो बुरी तरह से घायल हैं और बाकी कुल मिला के 30 लोग घायल हैं। यह संख्या बढ़ती जा रही है। हुआ कैसे, ये आपको हम बताएंगे आज, यानी 11 जनवरी 2025। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसमें देखिए जो 2-3 और बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं और इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स हैं उन्होंने कहा है कि हमको हमास को डिसाइसिवली हराना है ट्रंप के इनॉग्रेशन के पहले। अब इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है वो मैं बताऊंगा। यूक्रेन में देखिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने परसों कहा था बताने को या कल कहा था, लेकिन उसकी डिटेल में आपको मैं नहीं बता पाया। ईरान को लेके देखिए फिर वही बात आ रही है कि ईरान में लगातार आज भी एक प्रदर्शन हुआ और उसको जबरदस्त मतलब एक माहौल बन गया है और मुझे लगता है कि ईरान जल्दी ही इजराइल को स्ट्राइक करेगा। किसी भी दिन हो सकता है, वो ट्रंप के इनॉग्रेशन के पहले हो सकता है, ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद हो सकता है, या 26 जनवरी को जब हिजबुल्लाह स्ट्राइक करेगा और लेबनान में सीज फायर वाला मामला, क्योंकि देखिए अमेरिका हमेशा झूठ बोला है सीज फायर पे। अभी वो कह रहा है कि नहीं इजराइल खाली कर देगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। सीरिया में भी कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं। सारी खबरों को लेके वेस्ट बैंक में भी जो हुआ है और उसके साथ साथ जो इजिप्ट, जॉर्डन और पूरे वेस्ट एशिया में जिस तरीके का माहौल है, इराक तक में हुआ है। पूरी नई तैयारी हो रही है। सीरिया के रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको बताएंगे। फिर से आपसे गुजारिश भी हम करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। संभवतः ये एक लंबा वीडियो होगा और देखिए ये धीरे धीरे अपने आप परिस्थितियां तय करेंगी कि वीडियो लंबा होगा कि हम 10 मिनट के वीडियोस भी बनाने लगे दिन के लिए भारतीय विषयों पे। लेकिन भारतीय विषयों पे बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों। उसके बारे में भी आप मुझे बताइए। भारतीय विषयों पे मैं 10-15 मिनट के वीडियोस दिन में बनाऊं, शाम को ये बड़ा वीडियो फिलिस्तीन के बारे में भी अभी तक शॉर्ट्स में नहीं बना पाया हूं और वो जो 3 मिनट के हैं उसमें क्या संभावना हो सकती है। हालांकि मैंने अगर वीडियोज उसमें दिखाए तो फिर वही बात हो जाएगी कि एक चैनल पे उसका असर पड़ सकता है। फिर भी देखिए ये ट्रायल एंड एरर है, इस पे ना हमारा हाथ है न आपका, जब तक चीजें चलती है। अदरवाइज मेरी वेबसाइट तो है ही। एक गुजारिश आपसे और करनी है कि टेलीग्राम में मेरे सब्सक्राइबर, मैंने आपसे पहले भी कहा था, 1000 से ऊपर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं टेलीग्राम का अपना लिंक इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वेबसाइट का भी लिंक होगा, एक्स हैंडल का भी होगा और सारी चीजों का होगा, तो उसको आप लोग फॉलो करिए। ईमेल आईडी भी मैं लगातार उसमें डालता हूं। आप लोगों के सुझाव बहुत सारे आए हैं जिसमें मैंने जिसको मैंने कार्यान्वित भी किया है। अब देखिए सबसे पहले ये जो घटना घटी है जिसमें 4 इजरायली सोल्जर्स और 30 के ऊपर घायल होने की बात है। ये घटना देखिए एक तो एक्सप्लोजिव उड़ा है। एक्सप्लोजिव वहां पर बीच बाजार गाजा में, सेंट्रल गाजा में जगह मेरे ख्याल से देर अल बला है या जोर अल दुख है, उसमें बीच बाजार एक्सप्लोजिव धाम ऐसे उड़ा, किसी को कोई उम्मीद नहीं। आईडीएफ के सोल्जर्स वहां पेट्रोलिंग कर रहे थे, रूटीन पेट्रोलिंग। और वो ऐसे पेट्रोलिंग करते हैं क्योंकि वो ऐसे कई दिन तक पेट्रोल करते, फिर अचानक हमास के लोग उनको दिखाई पड़ते। अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पिछले दिनों कैसे कोहरे का इस्तेमाल हमास के फाइटर्स कर रहे हैं। जो ठंड का मौसम है उसका इस्तेमाल किस दक्षता के साथ हमास के फाइटर्स कर रहे हैं, वो दिखाई देते हैं, गायब होते हैं।
लुभाते हैं, ल्यूर करते हैं इजरायली सोल्जर्स को अपनी तरफ और फिर मारते हैं। लेकिन वो जो मार होती है वो हथियारों से होती है। ये जो एक्सप्लोजिव की जो मार है, जिसको वेस्ट बैंक में भी काफी ज्यादा उसको यूज किया जा रहा है, गाजा में भी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे इजरायली सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। इसके बारे में देखिए दो महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव्स आए। एक लेख इजराइल के मारिब अखबार, जो कि हिब्रू अखबार है, उसमें छपा है। वो लेख कह रहा है कि जो इजराइल ने 80,000 टन जो बॉम्ब्स ड्रॉप किए हैं, उसमें से 10 से 20% बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं किए। हर जगह होता है, जब आप बॉम्बिंग करिए बहुत सारे बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं करते, लेकिन इतनी बड़ी संख्या, आप सोचिए 85,000 का 10%, 15%, 20% भी हो सकता है, वो एक्सप्लोड नहीं किया। उन एक्सप्लोजिव्स को इजराइल के, खासतौर पे GBU नाम के जो एक्सप्लोजिव्स हैं, उनको हमास ने अपनी फैक्ट्रीज में ले जाके फिर उनसे एक्सप्लोजिव्स बना के और उन्हीं एक्सप्लोजिव से इजराइल को मार रहा है। अब आप बताओ, उन्हीं एक्सप्लोजिव से इजराइल को मार रहा है। और यह बात आई है सामने साफ साफ। पहली बार एक एडमिशन आया है कि करीब 10 से लेके 20% जो हमारा ऑर्डिनेंस है, जो हमारे बॉम्ब्स है, वो एक्सप्लोड नहीं किए। हमास ने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया है। दूसरी बात देखिए, एक और इजरायली जनरल का एक जो फॉर्मर एक बड़ा ऑफिसर था, अभी रिटायर हो गया है, उसका बयान आया है कि गिवाती ब्रिगेड, जो इजराइल की सबसे एलीट ब्रिगेड है, उसके 80% उसके ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं, 80% ऑफिसर्स गिवाती ब्रिगेड के मारे गए हैं। अब वो जो ब्रिगेड है, मान लीजिए 5,000 की होगी, 6,000 की होगी, उसमें कम से कम आप समझ लीजिए कि हर 300 से 400 सोल्जर के पास के ऊपर, या उससे और भी कम, डिपेंड करता है आर्मी टू आर्मी, 100 सोल्जर्स के ऊपर भी 200 सोल्जर के ऊपर एक ऑफिसर होता है। 80% ऑफिसर्स मार दिए गए, मतलब सैकड़ों, कोई हिसाब नहीं है। तो आप देखिए कि जो आज की जो खबरें हैं वो कुछ इसी डायरेक्शन में है कि जो परिस्थितियां एक तरीके से हाथ से बाहर जा रही हैं इजराइल के, और जो पूरे वेस्ट एशिया में भी जिस तरीके से एक पूरी सिचुएशन बन रही है कि इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे सीरिया, अब सीरिया में भी देखिए आज एक बड़ी चीज हुई। सीरिया में आज जो सीरियन गवर्नमेंट ने कहा कि आईसिस के 4 लोगों को उन्होंने पकड़ा, और वो जो 4 लोग थे वो क्या करने जा रहे थे, सैयदा जैनब की जो पवित्र जो श्राइन है, जो पूरे इस्लाम में पवित्र है, खासतौर पे शियाओं के लिए, उसको वो एक्सप्लोड करने जा रहे थे। आईसिस के लोग थे 4 लोग, और सीरियन जो इंटेलिजेंस है उसने पकड़ा। अब अभी नई सरकार बनी है अल-शारा की, जुलानी की, उसने कई लोगों को अपॉइंट किया है, लेकिन अभी कोई उसकी आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है। मैंने तो बताया था आपको कि इंटरनेशनल आर्मी बन रही है, सीरियन अरब्स की उसमें कम भूमिका है, उसको लेके बड़ा असंतोष है, बहुत सारी चीजें, रेजिस्टेंस शुरू हो गया है वहां, जो मतलब जो ईरान की तर्ज पे, जैसा ईरान मान लीजिए, मतलब जो एक क्रांतिकारी रेजिस्टेंस को सीधे सीधे कहते हैं, वो कोई सेक्टेरियन नहीं है, वो फिलिस्तीन की आज़ादी और पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल और अमेरिका की हेजुमनी से लड़ने के लिए वो उस तरह का रेजिस्टेंस वो पैदा हो गया। तो अब देखिए तो ये हो सकता है कि देखिए अमेरिका HTS का बॉस है, अमेरिका और इजराइल, और खासतौर पे अमेरिका चाहता है कि आईसिस फिर से उभरे। तो ये भी हो सकता है कि बार बार देखिए आईसिस को लेके घटनाएं सामने आ रही, न्यूज में आ रही। अमेरिका और फ्रांस ने भी कुछ दिन पहले बमबारी की सीरिया में, कहा हमने आईसिस के ठिकानों पे बमबारी की। आज ये खबर आई, उसमें आया कि आईसिस के लोग ये करना चाह रहे थे। ये पूरा प्लांटेड लग रहा है मुझे, और प्लांटेड इस वजह से भी लग रहा है कि HTS की सरकार, जो खुद आधी आईसिस है, अलकायदा है, वो क्यों ऐसे लोगों को पकड़ेगी और पकड़ के उनको परेड करेगी जो सैयदा जैनब की श्राइन उड़ाना चाहते हैं। और एक ना एक दिन देखिए ये खेल होगा वहां कि आईसिस के लोगों ने सैयदा जैनब की श्राइन, या कोई भी और भी महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत सारे अलवाइट्स जो फाउंडर्स हैं उनके भी श्राइन्स को उड़ाया गया है, और उसमें भी आईसिस को ब्लेम किया जा रहा है। तो माहौल ऐसा बन रहा है कि HTS को अभी स्थापित कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका की ये पूरा एक पैटर्न है कि अपने आदमी को स्थापित करो, फिर उसको फेल कराओ और दूसरे को स्थापित करो। तो अंग्रेजों ने भी जिस तरह से मीर जाफर को
बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला से दगा करके और एक तरह से झूठी विक्ट्री एक हुई बैटल ऑफ प्लासी, जिससे हिंदुस्तान की तकदीर बदल गई। फिर मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बैठा दिया। तो वो पूरी देखिए जो परिस्थिति है वो हमारे सामने है। और इसको हम जो खास तौर पे जो सीरिया में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पर हमारी लगातार हमारी नज़र बैठी हुई है, मतलब हमारी नज़र पूरी तरह से लगी हुई है उसमें। उसके बाद देखिए आप एक अजीब चीज़, डोनाल्ड ट्रंप ने जो इधर कहना शुरू किया है कि हम कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे, ग्रीनलैंड को डेनमार्क से लेके हम एनेक्स कर लेंगे। अब ग्रीनलैंड अब क्या है, वो एक ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट नेशन है, डेनमार्क का उस पर एक मतलब टेरिटोरियल क्लेम है। अब डेनमार्क की क्राइसिस, अब सोचिए डेनमार्क यूरोप का खास देश जो नेटो में भी है, नेटो में डेनमार्क है, और आज से नहीं, ये लंबे समय से है, जब से नेटो बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। डेनमार्क ये कह रहा है कि हमारे पास सेना नहीं है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड एनेक्स करने की कोशिश की तो हमारे पास सेना नहीं है कि हम जाके उस अमेरिका से लड़ सके। और क्यों नहीं है सेना? क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा हमने यूक्रेन को दे दिया। सेना का बड़ा, अच्छा वैसे भी डेनमार्क एक देखिए छोटा देश है, तो अब क्या इसका कोई मतलब, इसका सिर पैर है? सेना का आप हिस्सा यूक्रेन को कैसे दे देंगे? हाँ, मिलिट्री इक्विपमेंट का एक बड़ा हिस्सा आपने यूक्रेन को दे दिया है, ये आप कहिए साफ साफ। और ये नूरा कुश्ती है, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि कि डेनमार्क ने खुद कह दिया, ट्रंप अभी ग्रीनलैंड गए थे और ग्रीनलैंड में वो ऐसे लोग मिले उनको जो कह रहे थे कि नहीं ट्रंप सेव अस और ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिला दो। ठीक है, ये जो, अच्छा एक स्ट्रैटेजिक बात ये भी है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीनलैंड में अगर वो अपने स्पेस स्टेशन या कुछ इस तरह के स्पेशल सैटेलाइट स्टेशन अमेरिका बनाता है तो रशिया पे वो और नजर रख सकता है। लेकिन इसमें देखिए जो पूरी बात आई कि वो जो लोग ग्रीनलैंड के थे जो ट्रंप को कह रहे थे कि हमको एनेक्स कर लो, वो फर्जी थे। वो अमेरिका के होमलेस लोग थे जिनको फ्री खाना और थोड़ा बहुत पैसा देके वहां पर खड़ा कर दिया गया कि ये देखिए ये उसके। तो मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप जो है वो बहुत बड़ा एज है और उसको जो है वो ज्यादातर वो ऐसे ही खेल रहा है। कनाडा को कह रहा है कि हम तुमको वो कर लेंगे, अब हम तुमको नहीं झेल सकते, अब ये तुम्हारी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो हम नहीं उठा सकते, इकोनॉमिक बर्डन, इसलिए हम तुमको एनेक्स कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो आप देखिए कि पूरा ये ट्रंप का ये भी एक्सपोज हो गया। और ये मेरे ख्याल से ट्रंप इसलिए कर रहा है क्योंकि उस पर प्रेशर है कि मिडिल ईस्ट और ईरान पे और इस पे बोलो और हमला करो। अब वो इसने ये भी कह दिया कि अगर हमारे इनॉग्रेशन के पहले तक अगर ये होस्टेजेस की वापसी नहीं हुई तो बहुत बवाल हो जाएगा। उसको लेके जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल कैट्स, उन्होंने भी एक बात कह दी है अपनी सेना से कि किसी भी हालत में ट्रंप के इनॉग्रेशन के पहले हमास को बहुत ही डिसाइसिवली हराना होगा और ये कर देना होगा और वहां के होस्टेजेस को छुड़ाना होगा। अरे यार, तुम इतने दिन से कोशिश कर रहे हो, 7 अक्टूबर से लेके अभी तक कितने महीने हुए गिन लो, जब से इजराइल कैट्स ऑफिस में आए गिन लो। रोज गाजा में तुम मारे जा रहे हो। गाजा में की लड़ाई ही दूसरी तरह की है, कोई ऐसी तो है नहीं कि आमने सामने दो सेना है, एक को पीछे हटना है, एक को नहीं। गुरिल्ला वॉरफेयर चल रही है, उसमें कोई अगर गुरिल्ला फोर्स को आप जितने भी सिविलियंस मारिए, वियतनाम में 1 मिलियन आपने मार दिए थे, अल्जीरिया में आपने 1 मिलियन से ऊपर मार दिए, 10% पॉपुलेशन चली गई। गाजा की तो अभी 2% पॉपुलेशन गई। अभी देखिए जो मतलब, तो अभी देखिए जो पूरी परिस्थिति है उसमें जो देखिए जो लोग शहीद होते हैं एंटी कॉलोनियल वॉर्स में बड़ी संख्या में 1 मिलियन, और इस तरह से जैसे अभी बात आ रही है मतलब 10% ऑफ द अल्जीरियन पॉपुलेशन, अभी बात आ रही है 2% ऑफ गाजास पॉपुलेशन हैज एक्सपायर, मतलब वो शहीद हो गए। उसके बाद 1857 में करीब 1 करोड़ लोग, उस समय 15 करोड़ पॉपुलेशन थी, करीब 6 से 7% हुआ, 1 करोड़ लोग मार दिए गए। ये जो देखिए पूरी जो एक सिचुएशन है, इसमें ये साइकोलॉजिकल गेम ज़्यादा है, इसमें साइकोलॉजिकल गेम ज़्यादा है, इसमें वो नहीं है मतलब ये जो रियलिटी है। अब आज 11 जनवरी हो गई, 20 जनवरी को ट्रंप शपथ ले रहा है और उसके पहले इजराइल कैट्स कह रहे हैं कि हमास को हराओ। वो कैसे संभव है 9 दिन में? मतलब बेवकूफ़ी की बात, 100% इसका कोई सिर पैर नहीं है। और इस तरह की बातें लगातार अभी
अभी और होंगी, और उसमें इस तरह का माहौल जैसे अभी बनाया गया था, जो मैंने ही तोड़ा। कई इंपॉर्टेंट चैनल्स को मैंने इंटरव्यू दिया, और उस पर और यहाँ भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी देखिए हमारा चैनल और बढ़ेगा, 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी देखिए काम अधूरा है, अभी इस चीज़ को और तेज़ी से आगे बढ़ना है, क्योंकि ईरान हमला करने वाला, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि उनके पास स्पेशल लॉइटरिंग सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स आ गए हैं, जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से सुशोभित हैं। उनको आप वो किसी भी तरह के थ्रेट को, अमेरिका के स्टेल्थ बॉम्ब्स, जो अमेरिका के स्पेशल एयरप्लेन है 222 मिलियन का एक, उसको भी वो रोक सकते हैं। और ईरान ने ये भी कह दिया है कि हम डिफेंड भी कर सकते हैं, हम मार भी सकते हैं। पूरी तरीके से ईरान को लेके एक बड़ी लड़ाई देखिए ट्रंप के आने या ट्रंप के आने के बाद, मतलब ट्रंप की शपथ लेने के पहले या ट्रंप के शपथ लेने के बाद ये तय है। उसके बाद देखिए पूरे जैसे यूरोप में एक अजीब किस्म की कसमसाहट है, इंग्लैंड में जो कि पूरी तरह से प्रो इजरायली है। अब वहां पर जो कुछ शबाद हाउसेज, देखिए भारत में भी, बॉम्बे में भी है, 26/11 में उसका नाम आया था। ये जूस अपना एक अलग शबाद हाउस बनाते हैं हर देश में या कुछ शहरों में। तो लंदन में शबाद हाउस है, उसने कुछ पैसा इकट्ठा करना शुरू किया कि हम आईडीएफ के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो उस पर इंग्लैंड का एक ऑब्जेक्शन आ गया सरकार का कि आप एक दूसरे देश की सेना के लिए आप इंग्लैंड में पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, और उसको लेके काफी बवाल हुआ, उसको लेके झगड़े भी हुए, और अल्टीमेटली उसमें इंग्लैंड ने उसको बैन कर दिया। ये उस चीज से देखिए जुड़ा हुआ है कि जो भी आईडीएफ के सोल्जर्स जो पूरी दुनिया में छुट्टी मना रहे हैं, अभी देखिए आपको मैंने ब्राजील और अर्जेंटीना में बताया कि कैसे वहां से सैनिकों को भागना पड़ा जो छुट्टी मना रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद स्वीडन में एक कंप्लेन हो गई। अब ये जो रजब हिंद फाउंडेशन है, ये देखिए इसका ट्विटर पे हैंडल भी है, आप रजब मतलब इस पे एक्स पे, फॉर्मली ट्विटर, रजब हिंद फाउंडेशन पूरी दुनिया में ये काम कर रहा है। और इसका जो इसके फाउंडर हैं वो लेबनान बेस्ड हैं, और वो पूरी दुनिया में एक ही काम कर रहे हैं। वो ऐसे सोल्जर्स को ट्रैक कर रहे हैं जो लोग गाजा में मतलब जो गाजा नरसंहार में शामिल थे, और अभी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वो छुट्टी मना रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत में भी ऐसे लोग लगातार बने हुए हैं जो कि छुट्टियां मना रहे हैं। उसके बाद देखिए जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो यूक्रेन का देखिए एक नुकसान हुआ है। यूक्रेन के काफी जो ये सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। रशिया ने एक बड़े हिस्से को, बल्कि आज तो जो डोनेट्स्क रिपब्लिक है उसके एक बड़े हिस्से को लिबरेट करके वहां रशियन झंडा गाड़ दिया है। अब देखिए, अब रशियन फोर्सेस कैरिड आउट 28 स्ट्राइक्स, 28 स्ट्राइक पिछले 2 दिनों में, जिसमें यूक्रेन के करीब 3,350 लोग केवल पिछले 2 दिनों में मारे गए। रशिया के जो बैटल ग्रुप जबाद है उसने 19 काउंटर अटैक कर्स्क रीजन में विफल किए यूक्रेन के, और यूक्रेन कर्स्क से ऑलमोस्ट वहां से एक्सपेल होने के कगार पे है। उसके बाद देखिए जो 3,350 जो 28 ड्रोन स्ट्राइक्स में मारे गए, उसके अलावा यूक्रेन लॉस्ट 3,485 ट्रूप्स एंड 11 टैंक्स इंक्लूडिंग 4 लेपर्ड टैंक्स जो इनकी खास है। जो रशिया का जो बैटल ग्रुप सेंटर है जो कि कर्स्क के ही पास है, वहां पर भी एक हमला करने की कोशिश की जिसमें यह हुआ। उसके बाद यूक्रेन अब देखिए, आप लगातार 3,350, 3,485 और फिर 1,100 यूक्रेनियन ट्रूप्स जो रशिया का जो वोस्तोक एरिया है वहां पर मारे गए। 91 यूक्रेनियन ऑफिसर्स, 91 2 दिनों में ये सरेंडर हुए हैं। रशिया का जो एक और बैटल ग्रुप युग है, रशिया इस तरह से लड़ता है, अपने बैटल ग्रुप्स बनाता है अलग अलग, उसका एक अलग स्टाइल है। तो रशिया का जो बैटल ग्रुप युग है उसने 16 काउंटर अटैक फिर से उसने खत्म किए। उसके बाद 880 ACMs मिसाइल जो अमेरिका ने स्पेशली यूक्रेन को दिए हैं रशिया को स्ट्राइक करने के लिए, तो 880 ACMs मिसाइल स्ट्राइक डाउन कर दी रशिया ने, और 41 हिमार्स मिसाइल
and 689 यूक्रेनियन ड्रोन्स। अब देखिए ये जो लड़ाई यूक्रेन में हो रही है ना, ये रिहर्सल है एक बड़े विश्व युद्ध का, और इसमें इसलिए आपको जानना जरूरी है। और ये ड्रोन लड़ाई हो रही है, और इसमें रशिया को देखिए चारों तरफ से यूरोप ने, अमेरिका ने पूरी मदद दे के यूक्रेन को घेर रखा है। उसमें आप बताइए 28 रशिया के जो ड्रोन्स हैं वो 3000 से ऊपर यूक्रेन सोल्जर्स को मार दे रहे हैं, और यूक्रेन के 689 ड्रोन्स वो रशिया ने वो रशिया न्यूट्रलाइज कर रहा है। रशिया के पास हमेशा याद रखिएगा ओरेशनिक एक जबरदस्त मिसाइल आ गई है जो इतनी गर्मी पैदा करती है सूरज की गर्मी के बराबर। अगर सूरज की गर्मी 5000 सेंटीग्रेड है ये डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो ओरेशनिक 4000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पैदा कर सकती है और बड़ा विनाश कर सकती है। उसके बाद देखिए रशिया के एक और बैटल ग्रुप सिवर, इसने भी 2 काउंटर अटैक इसके विफल कर दिए। और उसके बाद देखिए जो ईरान के पास, जो मैंने आपको बताया था कि जो अभी आज भी बताया कि जो लॉइटरिंग एक उनके पास, मतलब लॉइटरिंग मतलब कि जो चल फिर सकता है, इस तरीके का एक डिफेंस सिस्टम जो ईरान के पास रिजवान नाम से है। और उसके बाद एक और जो उन्होंने अपना RAAD जो कि रशिया के लैंडसेट सिस्टम पे है, उसको लेके और भी बातचीत हुई, क्योंकि रशिया के डिफेंस एनालिस्ट ईरान आज पहुंचे। और ये देखिए 1 अक्टूबर को जो ईरान ने इजराइल पे हमला किया था, उसके पहले भी ये लोग पहुंचे थे, और उसके बाद ईरान ने हमला किया था। फिर 26 अक्टूबर, ये सब 2024 में, और 26 अक्टूबर 2024 को फिर इजराइल ने ईरान पे हमला किया, जिसमें 4 ईरान के IRGC के सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद ईरान हमला करता, फिर लेबनान का युद्ध शुरू हो गया, उसके बाद सीरिया का पूरा कांड हो गया। लेकिन ईरान इन सारी परिस्थितियों से देखिए मैनूवर करके निकला। जो लेबनान में जो अभी नया प्रेसिडेंट बना है, वो अमेरिका उसको अपना पिट्ठू बना चुका था, लेकिन उसको अमेरिका के चंगुल से छीन के निकाला हिजबुल्लाह ने, और ईरान की मदद से ऑब्वियसली। और उसके साथ साथ ईरान का जो एक बढ़ता हुआ क्लाउड है, ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि UAE से लेके तमाम और देश, जॉर्डन तक। जॉर्डन पिछले दिनों उसने बहुत प्रो इरानियन स्टेटमेंट्स दिए, और जिसको लेके इजराइल को नाराजगी भी हुई, और इजराइल ने यहां तक कह दिया कि जॉर्डन का जो बॉर्डर है उसको हम क्लोज कर देंगे। अब ये जॉर्डन के राजा की कोई भलमनसाहत नहीं है, ये वो मजबूरी में कर रहा है। उसको पता है ये बात कि किसी भी स्थिति में हम फिलिस्तीनी अपराइजिंग हमारे यहाँ ना हो जाए, क्योंकि देखिए लगातार पूरी दुनिया में और अरब देशों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर अबू जो हुस्साम अबू जो सैफिया का पूरा जो मामला है बहुत गंभीर होता जा रहा है, उनके साथ जो टॉर्चर हो रहा है, उसके साथ जो प्रिजन में जिस तरीके से करीब 54 फिलिस्तीनी प्रिजनर्स उनको मार दिया गया है कस्टडी में, और लोग कह रहे हैं संख्या ट्रिपल है, क्योंकि इजराइल ने जो 11-12 हजार लोगों को जो गाजा से उठाया है, वेस्ट बैंक को अभी एक तरफ रखिए, गाजा से जो उठाया है उसकी क्लियर पिक्चर ही नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जिनके बारे में इजराइल ने एडमिट नहीं किया है कि है, वो एक जनरल फिगर बता देते। एक दूसरी बात जो सामने आई है वो ये है कि इजराइल कुछ अंडरग्राउंड प्रिजन्स भी डेवलप कर रहा है, कि अंडरग्राउंड जो है कुछ हम कैदियों को रखेंगे और वहां से उनको गायब कर देंगे। कैदियों के साथ इजराइल कुछ जो भी चाहे कर सकता है। ये वही बात हो गई है, और ये मैं आपको फिर से हिस्ट्री को बहुत जरूरी है समझना। हिस्ट्री में अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वियतनामीज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सारी चीजों में जो जुल्म हुए हैं, जिस तरीके, मतलब एक बार आप एंटी कॉलोनियल वॉर में अगर जो क्रांतिकारी फोर्स है जो लिबरेशन आज़ादी चाह रही है, उसके आप कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, आप उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं, आप और यहां तो यह हालत है कि इजराइल तो कर ही रहा है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वो लोगों को पकड़ पकड़ के टॉर्चर कर रही है। उसका एक बड़ा केस सामने आया जब एक फिलिस्तीनी, एक बहुत एल्डरली आदमी ने इस बात को कहा कि हमारे एक बेटे को उठाए इन्होंने, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कर रहा है, ये गद्दार महमूद अब्बास कर रहा है। इसके शरीर में कीड़े पड़ेंगे या जो भी होगा। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, जो हॉलीवुड में हुआ है वो ऐसे नहीं हो गया है। हम पूरब के लोग मानते हैं कि हमसे बड़ी एक ताकत है जो दुनिया चलाती है,
और हम लोग ये बात समझते हैं कि जब सब कुछ फेल हो जाता है तो वो बड़ी ताकत इंटरवीन करती है। उसने आज ऐसे लोगों के घर क्यों जलाए जिन्होंने गाजा जेनोसाइड का खुल के समर्थन किया था, जैसे जेम्स वुड एक्टर, स्टीवन स्पीलबर्ग जो इतना बड़ा अपने को मानवतावादी कहता है, बड़ी बड़ी पिक्चरें उसने बनाई हैं, शिंडलर्स लिस्ट वगैरह बनाई है, ईटी बनाई थी, और जिसका इतना बड़ा नाम है, वो केवल क्योंकि वो ज्यू है इसलिए वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? आप सच्चाई के साथ नहीं खड़े और इन सब के जो घर हैं वो प्रभावित हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, पूरी लिस्ट आई है और उसमें 80% ऐसे लोग हैं जो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। तो देखिए ये सारी चीजें होती हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के खिलाफ जो लड़ाई है वो जटिल है वेस्ट बैंक में, क्योंकि वो जेनिन के एक एरिया को पकड़े हुए है, वहां घेरा डाले हुए है, वहां सिविलियंस को तंग कर रही है, मार रही है। अभी देखिए एक और महिला को मार दिया उन्होंने, फिलिस्तीनी, और उस महिला की जो ट्राइब है उसने धमकी दी, उसने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। और यही बात पिछले दिनों क्लैंस और ट्राइब्स ने कही थी कि देखो ये अगर ज्यादा करोगे तुम तो फिर एक जो ब्लड फ्यूड्स होते हैं, अगर तुमने हमारी ट्राइब को मारा तो हम तुम्हें मारेंगे। इस तरह की पूरी सिचुएशन में हम कितनों को नाप देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा महमूद अब्बास, तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये देखिए पूरी बात है। उसके बाद हमास पूरी तरीके से इस समय ऑफेंसिव पे आ गया है। उसने पहले ही कह दिया है कि रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में, जो मतलब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने। देखिए फतह का जो कि फतह पार्टी है जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी चलाती है, जो यासर अराफात की भी पार्टी थी, उसका एक हिस्सा, उसमें कई फैक्शंस हो गए हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा जो अल अक्सा मार्टियर्स ब्रिगेड है वो एक्चुअली इस समय हमास के साथ है और वो पूरी तरह से मिलके वहां पर कोऑर्डिनेशन में लड़ रहे हैं। और जनता भी देखिए लड़ रही है। आप अभी आज ही एक जबरदस्त वीडियो आया, अभी मैंने एक्स पे डाला, नहीं डालूंगा, कि किस तरीके से नाब्लस में जब वहां पर सेटलर्स के साथ आईडीएफ ने हस्तक्षेप किया और कत्लेआम मचाने की कोशिश की, तो जो लोकल यूथ है वहां का वो निकल आया और उसने घंटों वहां पर सामना किया, एक आमने सामने इस तरीके से। आप ये जो लड़ाई है इसका बड़ा रेयर वीडियो है, वो 12 सेकंड का। उसके बाद देखिए रमल्ला में भी इस तरीके से हुआ, उसके बाद जेरिको में इसी तरीके से हुआ, हिब्रॉन में इसी तरीके से हुआ। ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं ये एक व्यापक अपराइजिंग की तरफ चीजों को ले जा रही हैं। मेक्सिको और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका की भी कई यूनिवर्सिटीज में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है ट्रंप के स्वेरिंग इन के जस्ट पहले, और जो आगे और बढ़ेगा देखिए जैसे जैसे 20 जनवरी आएगा। उसके अलावा देखिए मेक्सिको में, और उसके बाद खुद जैसे स्वीडन में, मैंने बताया स्वीडन में भी आंदोलन हुआ, तब एक इजरायली सोल्जर पकड़ा गया वहां जो छुट्टी मना रहा था। उसके बाद देखिए और भी फिनलैंड में, इस तरह के तमाम जो देश हैं जो कि नेटो का हिस्सा हैं, अमेरिका के क्लोज हैं और इजराइल के भी क्लोज हैं, उनके वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये देखिए आज का पूरा एक आपके सामने एक कैप्सूल हम लेके आए हैं, और इस पे देखिए कल से मैं एक थोड़ा नए अंदाज में कुछ चीजें आपके बीच रखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।